नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप 100 खबरों पर। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल में 1 रुपए 6 पैसे और डीजल में 2 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं और इस वृद्धि का असर ट्रांसपोर्ट और अन्य सामानों की कीमतों पर दिखेगा। पीएम मोदी आज यूपी के बलिया और वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। बलिया में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी में आने वाली देश की 5 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। बलिया में पीएम मोदी का जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। बलिया के बाद पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे, जहां पीएम मोदी डेरेगा मैदान में एक सभा करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ई रिक्शा वितरित करेंगे। साथ ही उनका 80 घाट पर 11 नाविकों को सुधांशु फाउंडेशन की मदद से 1000 इको बोट वितरित करने का कार्यक्रम है। एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की ओर से दायर याचिका पर शनिवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर कहा कि कृपया परीक्षा आयोजित होने दें। 2016-17 के लिए 6.5 लाख उम्मीदवारों को इस परीक्षा में बैठना होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने परीक्षा आयोजन की मुश्किलें बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज होने वाली परीक्षा में संशोधन की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा 2 चरणों में किए जाने का आदेश दिया था। पहले चरण की परीक्षा 1 मई को, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को होनी है। 30 सितंबर तक प्रवेश परीक्षा को पूरा करने का भी निर्देश है। दिल्ली में डीजल टैक्सी चालकों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और अब आज से दिल्ली एनसीआर में डीजल वाली टैक्सियां नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज से दिल्ली एनसीआर में केवल सीएनजी लगी टैक्सियां ही चल सकेंगी। ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के 5वें चरण में 78.25% वोटिंग हुई। 5वें चरण में 3 जिलों की 53 सीटों के लिए मतदान किया गया। इस चरण के लिए 14,500 बूथों पर वोटिंग की गई, जहां वोटर्स ने 349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। इस चरण में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली, बीजेपी के कैंडिडेट चंद्र बोस और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कोलकाता में मतदान में हिस्सा लिया। वोटिंग के दौरान आरामबाग में हिंसा हुई। यहां सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसमें सीपीएम का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। 5वें चरण की वोटिंग में भवानीपुर सीट शामिल है। यहां सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी से चंद्र बोस और कांग्रेस से दीपा दास मुंशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हरियाणा के गुड़गांव में सऊदी अरब एम्बेसी में काउंसलर काम करने वाले एक युवक सलमान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सलमान बाइक से फरीदाबाद जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सलमान की बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिस वजह से वो हादसे का शिकार हो गए। उत्तराखंड के जंगलों में यूपी और कई जगह आग का तांडव देखने को मिला। इसके अलावा लखनऊ और कानपुर में आग का तांडव देखने को मिला। उत्तराखंड में 13 जिलों के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। आग को काबू में करने के लिए अब एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया। वहीं वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ के 135 लोग और राज्य के 4500 वन कर्मी जुटे हुए हैं। साथ ही आग को फैलने से रोकने के उपाय भी किए जा रहे हैं। इन जंगलों में लगी आग से झुलसकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सभी पहाड़ी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं और गढ़वाल में 1800 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल अब तक जलकर तबाह हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों में इस साल आग की 922 घटनाएं हो चुकी हैं। लखनऊ के हजरतगंज की झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। यहां करीब 300 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए कई और जिलों से दमकल की गाड़ियों को मंगाना पड़ा, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ियों में रखे छोटे सिलेंडर्स में विस्फोट हुआ। हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के कानपुर में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। शादी में की गई आतिशबाजी की वजह से यह आग लगी। हरियाणा के करनाल में आग लगने से कपड़े का गोदाम खाक हो गया। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मुंबई के ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के पास एक 2 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए।
ये बिल्डिंग पुरानी थी और उसमें मरम्मत का काम चल रहा था। बिल्डिंग में 4 परिवार रहते थे। राहत बचाव टीम के साथ स्थानीय लोगों ने भी मलबे से लोगों को बाहर निकालने में मदद की। इस वजह से 4 लोग बच गए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अगस्टा सौदे को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार पर फिर हमला बोला है। पर्रिकर ने यूपीए से पूछा है कि बताइए अगस्टा सौदे में किसने धन लिया। पर्रिकर ने कहा कि सौदा होने के समय सत्ता में रहे लोगों को इसका जवाब देना होगा कि किस तरह और क्यों एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। पर्रिकर ने आगे कहा कि जांच ये स्पष्ट कर देगी कि रिश्वत के रूप में कितनी धनराशि किसे दी गई, लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसका जवाब यूपीए को देना है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घूस कांड को लेकर सरकार और कांग्रेस में घमासान है। इटली कोर्ट के फैसले के बाद भारत की जांच एजेंसियां भी इस मामले में एक्टिव हो गई। ऑगस्टा सौदे को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। जेटली ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट सूची से हटाने की बात को कोरी कल्पना करार दिया है। जेटली ने यह भी कहा कि कंपनी को यूपीए शासन में ब्लैकलिस्ट में डालना भी केवल कल्पना है। सरकार उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने घूस ली। सीबीआई ने ऑगस्टा वेस्टलैंड डील मामले में रिटायर्ड एयर मार्शल जेएस गुजराल से पूछताछ की। गुजराल साल 2005 में हुई उस बैठक का हिस्सा थे जिसमें हेलीकॉप्टर के उड़ान संबंधी मापदंडों में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय लिया गया। विजय माल्या को भारत लाने और उनकी 40 कंपनियों पर ईडी और सीबीआई एक्टिव हो गई है। ये कंपनियां नीदरलैंड्स, यूके, दक्षिण अफ्रीका, चीन और नेपाल में हैं। जांच एजेंसियों को लगता है कि माल्या ने बैंकों से जो कर्ज लिया उसका पैसा इन कंपनियों से होकर गुजरा है। विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या से कर्ज की रकम वसूलने की बैंकों की कोशिशों को एक झटका और लगा है। किंगफिशर एयरलाइंस की टैगलाइन फ्लाई द गुड टाइम्स की नीलामी असफल रही। 17 बैंकों ने कर्ज की कुछ रकम वसूलने के लिए इस टैगलाइन की नीलामी आयोजित की थी, लेकिन किसी ने भी बोली नहीं लगाई। इससे पहले किंगफिशर हाउस की नीलामी भी विफल रही थी। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में परिवहन विभाग के एक उपायुक्त को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस अफसर के पास से 800 करोड़ की प्रॉपर्टी बरामद हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के आईएएस ए मोहन के विजयवाड़ा, अनंतपुर, कड़पा, बेल्लारी, मेडक, नेल्लोर, प्रकाशम और हैदराबाद के ठिकानों पर छापेमारी की गई और करोड़ों की संपत्ति बरामद की। एसीबी को आईएएस ए मोहन के खिलाफ काफी शिकायतें मिल रही थीं और गुरुवार सुबह से टीम ने ए मोहन के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। अभी भी कई बैंकों के लॉकर खोले जा रहे हैं। एसीबी टीम के मुताबिक अफसर ने कई प्रॉपर्टी अपने सास ससुर के नाम की है। वहीं उसके घर से बड़ी मात्रा में सोने, चांदी, गहने, बर्तन और हीरे बरामद किए गए। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला पार्ट 2 खत्म हो गया है। इसे 15 अप्रैल से दोबारा शुरू किया गया। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के मुताबिक इस बार न पोल्यूशन लेवल कम हुआ और न ही गाड़ियों की तादाद। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल तैयार कर लिया है। जनता की राय के लिए इसे जल्द ही वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। दिल्ली स्टेट बिल 2016 नाम के इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में सदन के सामने रखा जाएगा। साथ ही सरकार बीजेपी और कांग्रेस से समर्थन जुटाएगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा आप पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। अब इस बिल से दिल्ली और केंद्र के बीच जंग छिड़ने के आसार हैं। संसदीय समिति ने सांसदों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख और संसदीय क्षेत्र का भत्ता 45,000 से बढ़ाकर 90,000 करने की सिफारिश की। संसद के अगले सत्र में इस पर एक बिल पास होने की संभावना है, जिससे सांसदों का वेतन और भत्ता 1,40,000 से बढ़कर 2,80,000 प्रति माह किया जा सकता है। बीजेपी सदस्य योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इस समिति ने पेंशन में 75% वृद्धि की भी बात कही है। इससे पहले सांसदों के वेतन में 6 साल पहले वृद्धि हुई थी। सांसदों ने अपने वेतन और भत्तों में 100% वृद्धि को जरूरी बताया है और इसकी वजह अपने अच्छे रवैये को बताया है। इसके लिए अगले सत्र में बिल भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया। बतौर राष्ट्राध्यक्ष 20 साल बाद प्रणब मुखर्जी का पहला दौरा है। यहां करीब 2.25 लाख भारतीय रहते हैं। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महात्मा गांधी को याद किया और कहा कि बापू की शिक्षा आज के समय में भी प्रासंगिक है।
राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में असहिष्णुता और चरमपंथ बढ़ रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व और परस्पर सम्मान को याद रखना होगा। पीएम मोदी की आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र कुशीनगर में एक और गांव गोद लिया है। इस गांव का नाम धौरहरा है। पूर्व सांसद अमर सिंह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्हें एक ईमानदार नेता बताया। अमर सिंह ने कहा कि मोदी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं। उनके भाई आज भी क्लर्क हैं और मां छोटे से घर में रहती हैं। बहुत ढूंढने पर केवल 10 लाख के कोर्ट का मसला मिला। बिहार के पटना में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। राज्य सरकार भी कन्हैया पर मेहरबान दिखी और उन्हें वीवीआईपी सुरक्षा दी। बीजेपी ने कन्हैया को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा है कि कन्हैया के लिए रेड कार्पेट बिछाकर नीतीश सरकार ने बिहार की जनता का अपमान किया। कंफर्म रेल टिकट अब 139 पर फोन कॉल कर कैंसिल कराए जा सकेंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल भवन में आयोजित एक प्रोग्राम में इसकी जानकारी दी। फोन पर टिकट कैंसिलिंग के बाद एक कोड भेजा जाएगा जिसे दिखाकर रिजर्वेशन विंडो से रिफंड लिया जा सकेगा। देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोई इनकम टैक्स नहीं देते। 120 करोड़ की आबादी में 1% से कुछ ज्यादा लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। ये आंकड़े 15 साल बाद टैक्स विभाग ने जारी किए। आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश में कुल इनकम टैक्स का 40% से ज्यादा हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। आज की तारीख देश के लिए क्रांतिकारी साबित होने वाली है क्योंकि इसी तारीख को पीएम मोदी बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बलिया के बाद पीएम मोदी का वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है। सांस आती है, एकदम घबराहट सी होती है, धुआं लगता है। अब धुएं से बेदम नहीं होंगी गरीब महिलाएं। खांसी उठाती है, आंसू आ जाते हैं। महिलाओं को दम घोटने वाले धुएं से मिलेगी निजात। अरे कुछ पता है तुम लोगों को? ये चूल्हे में जलने वाली लकड़ी से 1 घंटा धुआं जो निकलता है ना, वो 400 सिगरेट पीने के बराबर होता है। क्योंकि हानिकारक धुएं को पीने की मजबूरी का अब होगा अंत। तैयार हो जाओ। भारत सरकार हम 5 करोड़ गरीब बीपीएल बहनों को देने वाली है गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए अब होगा स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को यूपी के बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने वाले हैं और इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी में आने वाली देश की 5 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन मुफ्त मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 8,000 करोड़ का फंड रखा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में इस कार्यक्रम पहुंचेगी। इसके लिए 3 साल में 8,000 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन की योजना बनाई गई है। इसी साल 2,000 करोड़ की प्रबंधन हुई है और 1.5 करोड़ घरों में ये कनेक्शन लगेगी। बलिया में होने वाले इस आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी में बीजेपी के सह प्रभारी रामेश्वर चौरसिया तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। केंद्रीय मंत्री भी पेट्रोलियम विभाग के माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी तैयारी की व्यवस्था देखने आए। 1 सप्ताह पहले भी हम लोग इस व्यवस्था को देखने आए थे और इसमें पूरा विभागीय स्तर पर अपनी तैयारी कर रहा है और हमारे पार्टी के भी सभी वरिष्ठ लोग यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। और
बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। मोदी के वाराणसी दौरे से पहले यहां आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने स्वच्छता अभियान चलाया और लहुरा वीर आजाद पार्क में झाड़ू लगाकर सफाई की। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में आयोजित एक प्रोग्राम में 1000 लोगों को ई रिक्शा बांटेंगे। साथ ही 80 घाट पर सौर ऊर्जा से चलने वाली 11 ई बोट का उद्घाटन भी करेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी कई और दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आज से बलिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसी सिलसिले में बलिया आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने। तक की सबसे बहुप्रतीक्षित योजना उज्ज्वला योजना का कल यहां से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत कर रहे हैं। बलिया के मैदान से शुरुआत होगी। बलिया एक ऐतिहासिक जगह है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। प्रधान साहब, क्या लग रहा है, भारत को बहुत दिनों से चीज की इंतजार थी, तमाम देश के गरीब इस बात के इंतजार कर रहे थे कब उनके घर में चूल्हा जले। देखिए, भारत में हर एक साल 5 लाख महिलाओं की जान चली जाती है घरेलू प्रदूषण के कारण। 1 घंटे की घरेलू धुआं यानी 400 सिगरेट फूंकने के बराबर है। ये आज स्थिति है। क्या आजादी के 70 साल के बाद इस प्रकार की कषण से महिलाओं को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? यही बात, यही पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री को चुभा, इसलिए उन्होंने इस योजना को आकार दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी जब कहते थे कि लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दें तो लोगों को सपना लगता था यार ये क्या हो रहा है, लेकिन देखते देखते आज वो करोड़ों लोग ऐसे देश के निकल आए जिन्होंने सब्सिडी न सिर्फ छोड़ी बल्कि प्रधानमंत्री ने वो सपना साकार करने की कोशिश की कि आम आदमी जिसकी पहुंच से बाहर था उसको भी। कितना आप लोगों को इसके बारे में होमवर्क करना पड़ा, काम करना पड़ा, और क्या लगता है आने वाले दिनों में ये और तेजी से बढ़ेगा? ये सब्सिडी जो छोड़ी गई उसी को अभी हम नए गरीबों के घर में जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भरोसा देशवासियों पे रहा और देशवासियों की प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा रहने के कारण ये उपक्रम आज सफल हो पाई है। कल जब प्रधानमंत्री जी और आप दोनों लोग रैली को संबोधित कर रहे होंगे तो क्या क्या घोषणाएं होने वाली है, क्या क्या जनता के लिए देने वाले? तो इस महत्वाकांक्षी योजना की श्री गणेश कल भारत की ऐतिहासिक धरती बलिया पे शुरू होने वाला है। ये एक सौभाग्य हमारे विभाग के लिए भी है, जो बलिया आजादी के आंदोलन में अपना अहम भूमिका निभाई थी। आज आजादी की लगभग 70 साल के बाद भारत की महिलाओं को एक नई आजादी तक ले जाएगी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संघनाद के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत की गरीब महिलाओं को सशक्त करना, संपन्न करना, अपने पैर पे स्वाभिमान के साथ जीने के लिए ये भारत सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भारत की गरीब महिलाओं के लिए एक बेहतर मौका है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गरीब महिलाओं को एक नया तोहफा देने जा रहे हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ नीरज पांडे, ईटीवी न्यूज, बलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑगस्टा घूस कांड की। जी हां, ऑगस्टा हेलीकॉप्टर सौदे में हुई रिश्वतखोरी ने देश की राजनीति में मानो भूचाल चला दिया है। सोनिया और मनमोहन के नाम की आड़ में कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी ने अब यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी के खिलाफ घेरेबंदी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पर्रिकर की पूरी टीम एंटनी के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई, किसके इशारे पर उनको टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया, और टेंडर की शर्तों के साथ ये जो छेड़खानी हुई है वो किसके इशारे पर हुई है, और क्या डिफेंस मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका जवाब कांग्रेस अध्यक्ष ने देना चाहिए। अगस्ता हेलीकॉप्टर घुसकांड पर अमित शाह के इन सुलगते सवालों का जवाब देने नमूदार हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शाह के आरोपों को झूठ का पुलिंदा तो बताया ही, ये भी कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने के लिए शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने से अमित शाह जी सच्चाई छुप नहीं सकती। क्या मोदी सरकार से पूछकर अमित शाह जी देश को बताएंगे कि अगर ऑगस्टा वेस्टलैंड फ्रॉड कंपनी है तो फिर उसको डिफेंस एक्सपो का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है?
संसद के अंदर आपके गृह राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह जी ने ये क्यों कहा था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड डिफेंस एक्सपो और मेक इन इंडिया का हिस्सा है? अगर ये फ्रॉड कंपनी है तो क्या मोदी सरकार पूरी और आपकी पार्टी उस फ्रॉड में शामिल है? शाराना अंदाज में सुरजेवाला के सवालों का जवाब लेकर आए संबित पात्रा ने कांग्रेसी कुनबे की खूब खबर ली। भारत में रिश्वत लिया गया, यह खुद ए.के. एंटनी साहब ने 25 मार्च 2013 में संसद में माना है। तो स्वाभाविक रूप से हम इतना ही पूछ रहे हैं, किन लोगों ने ये रिश्वत लिया है? ड्राइविंग फोर्स खुद सोनिया गांधी जी है। इसलिए हम बार बार कांग्रेस से कहते हैं, इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला किसने और क्यों लूटा। अगस्टा वेस्टलैंड घुसकांड की आड़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी सियासी संग्राम के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को 2 घंटे तक टॉप अफसरों के साथ मीटिंग कर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 40 फाइलों को खंगालने के निर्देश दिए। इन फाइलों के जरिए ये मालूम किया जाएगा कि टेंडर की शर्तों को अगस्टा वेस्टलैंड के फेवर में किसके कहने पर तैयार किया गया। पर्रिकर ये जानना चाहते हैं कि खरीद के दौरान हेलीकॉप्टर से कम ऊंचाई पर उड़ने को लेकर समझौता क्यों किया गया। माना जा रहा है कि पर्रिकर की दिलचस्पी एंटनी के खिलाफ सबूत जुटाने की है, ताकि इसकी आड़ में कांग्रेस आलाकमान को बैकफुट पर धकेला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अगस्टा का बढ़ता विवाद, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का शिगुफा छोड़कर केंद्र सरकार को नई जंग का न्योता दे दिया है। केजरी की माने तो सरकार ने इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इसे केजरी की ड्रामेबाजी बता रही है। केजरीवाल ने फिर छेड़ा पूर्ण राज्य का राग। ड्राफ्ट तैयार, अब रायशुमारी की बारी। एलजी और केंद्र से नई जंग की तैयारी। बीजेपी और कांग्रेस बोली, ड्राफ्ट नहीं ड्रामेबाजी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के नारे के साथ सीएम का सिंहासन हथियाने वाले केजरीवाल को एक बार फिर अपना वादा याद आ गया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर इसका मसौदा तैयार होने का ऐलान कर दिया है। केजरी की इस पहल को बीजेपी और कांग्रेस ने ड्रामेबाजी करार दिया है। दोनों ने इसे आप सरकार की नाकामी छुपाने का नया हथियार करार दिया है। जिस तरह से वो केंद्र से टकराहट में लगे हैं, एलजी से टकराहट में लगे हैं, पुलिस से टकराहट में लगे हैं, पब्लिक से टकराहट में लगे हैं, उससे कहां वो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे। वो जो उनके पास अधिकार हैं वो आधा ही राज्य नहीं चला पा रहे हैं। ट्वीट से सरकारें नहीं चलती। स्टेटहुड जो है वो जब तक पार्लियामेंट से एनसीटी एक्ट अमेंड नहीं होगा, दिल्ली असेंबली को ये इख्तियार ही नहीं है। तो इस तरह की बातें करना, और जो बाकी 16 बिल भेजे थे उन्होंने, उन बिलों का क्या हुआ? जल लोकपाल का क्या हुआ? और दूसरे जो बिल भेजे थे उनका क्या हुआ? तो केवल और केवल दिल्ली के लोगों की ध्यान भटकाने के लिए आज जो कुछ हो रहा है सब आपके सामने। दिल्ली की मौजूदा स्थिति के मुताबिक उसे अभी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा हासिल है। आर्टिकल 239 के मुताबिक दिल्ली में एक सीमित अधिकार वाली विधानसभा है, जिसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड को लेकर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली अपवाद नहीं है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क, मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की राजधानी को भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इन शहरों में भी वहाँ की केंद्र सरकारों का ही कंट्रोल है। दिल्ली में संसद, राष्ट्रपति भवन के अलावा एम्बेसी, हाई कमीशन है। कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी दिल्ली में ही रहते हैं, जिन्हें विशेषाधिकार हासिल हैं। ऐसे में अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिगड़ सकता है। पूर्ण राज्य बनाने के बाद अगर दिल्ली और केंद्र में अलग अलग पार्टी की सरकार बनती है तो टकराव होने की भी आशंका है। सी वोटर और हफिंगटन पोस्ट ने जुलाई 2015 में एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक 81% लोगों ने पूर्ण राज्य का समर्थन किया था। दिलचस्प बात यह कि केजरी के विरोधी कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों का बहुमत भी पूर्ण राज्य के पक्ष में दिखा था। जाहिर है पूर्ण राज्य का विरोध तो कोई पार्टी नहीं करती, लेकिन इसे देना भी आसान नहीं है। ऐसे में इसे केंद्र सरकार और एलजी के साथ केजरी की नई जंग के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और चलिए अब देखते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर।
अशोक चावला का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के पद पर मनोनयन हुआ है। अशोक चावला वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक में प्रधान सचिव के पद पर जे अख्तर नियुक्त हुए हैं। जे अख्तर की कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में नियुक्ति होगी। जे अख्तर 1989 बैच के IAS हैं। तो फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर।